कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का आज क्लास होने वाला है वो एसएससी सीजीएल 2019 जो एग्ज़ाम मार्च में हुआ था, उसके सभी शिफ्टों का परसेंटेज क्वेश्चन का परसेंटेज जो सवाल आए थे उसका सलूशन हम आपको आज करवाने वाले हैं। आज हम आपको वो तरीके से सवाल को सॉल्व करवाने वाले हैं जिसका प्रयोग आप एग्जाम में करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बना करके आंसर ले आए वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें उस तरीके को सीखना है जिस तरीके का प्रयोग हम एग्जाम में करते हो। एग्जाम में कैसे कम से कम समय में क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उस तरीके को सीखना हमारा मेन मकसद होना चाहिए। तो आप हो सकता है आप इसका क्वेश्चन पहले भी किए होंगे, लेकिन आप उस तरीके से नहीं करना है, आपको वो तरीका सीखना है जो आप एग्जाम में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज सीजीएल 2019 के एग्जाम में आए हुए सभी परसेंटेज के सवाल को आज हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही औसम तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और हमारा साथ दीजिए। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो हमारे बच्चे जो हमको पहले जानते हैं वो वीडियो तो क्वेश्चन को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, है कि नहीं? है एक आपका लाइक जो होता है हमें उत्साह देता है और हमें बेहतर करने का क्या करता है, उत्साह प्रदान करता है। इसलिए बस उम्मीद करते हैं आप लोग हमें लाइक के रूप में आपका अपना प्रेम स्नेह देते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एसएससी सीजीएल 2019 में आए हुए अच्छे सवालों का टोटल जितने सवाल आए हैं सब क्वेश्चन हम लोग अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, पहले वीडियो को रोकिए, बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हमारे तरीके को अब देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती है, 40% की वृद्धि लंबाई में हो गया। चौड़ाई 20% घट जाती है। 40% का वृद्धि 20 25 100, 20 गुना 40, 5 में 2 की वृद्धि और 20% की कमी, मतलब हो गया 5 में 1 की कमी। आप सोचिए यहाँ खुद से, 5 का टर्न, 5 में 2 की वृद्धि 7 हो जाएगा, 5 में 1 की कमी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 25 25, 7 चौका 28। इसका मतलब हो गया कि जो एरिया पर ये 25 था 28 हो गया, वृद्धि कितने का हो गया, 3 का। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, खुद बताइए आप। 25 में 3 की वृद्धि, 100 में कितने की वृद्धि, 25 होगा 100, कितना हो जाएगा उत्तर, 4 या 12%। कितना हो गया, 4 या 12%। उत्तर आपका आ गया। और एक फॉर्मूला भी होता है आपका, परसेंटेज इफेक्ट प्रभाव बराबर x% की वृद्धि, पहले वृद्धि है फिर कमी है, माइनस x इंटू वाई बाय 100%। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन ये प्रयोग आपके लिए तब फायदेमंद होता है जब आपका होल नंबर है, जैसे आपका होल नंबर था कर सकते थे। लेकिन ये अगर फ्रैक्शन वैल्यू होता 16.2/3% की, 14.2/7% की कमी, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दिया रहे तो फिर ये तरीका करने में हमें समय बर्बाद हो जाएगा। इस तरीका को सीखना है, इसलिए आपको वो तरीका ही बता रहे हैं। इस तरीके को अगर आप डिवीजन में रखे हैं तो कोई प्रकार के सवाल को बस एक ही तरीका तो होगा। देखिए अभी सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 की संख्या के 62% और 80% का अंतर 198 है। 80% और 62%, इसका अंतर देखिए कितना होगा, 10 में 2 गया 8, 18 हो जाएगा ना। 8 18%, यही अंतर जो आपका दिया हुआ 18%, यही अंतर दिया हुआ 198। तो 1% कितना होगा, 11 हो जाएगा आपका। 1% आपका 11 होगा। तो कहा गया है 92% और 56% के बीच अंतर क्या होगा, 92% माइनस 56%। इसका अंतर कितने का, 6 12, 8 5 36 हो जाएगा ना। 1% का इतना है 36 हो जाएगा, 6 12, 5 8 1% का 11 है। अंतर पूछा है 92% और 56% का अंतर क्या होगा, 36%। 6 6 3 9 3 1 4। इसका मतलब अंतर कितना हो जाएगा, 496। सही है, 396 कितना हो जाएगा, 396। 1% का 11 है, 11 गुना 36 कर दीजिएगा, कितना आएगा, 396। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको हम सही से बोल देते हैं, मिला लीजिएगा। कह रहा है सोनू अपने आय में 15% की क्या करता है, सोनू अपने आय का 15% बचाता है। इनकम, पहले अगर इनकम 100 था वो बचाता कितना है, सेविंग कितना, 15% बचा, 100 में 15 बचाया। एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका, 85 उसका एक्सपेंडिचर था। अब कह रहा है प्रश्न में उसके इनकम में 20% की वृद्धि होती है। क्वेश्चन टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, 20% की वृद्धि होती है, नया इनकम कितना हो गया 120। और कह रहा है सवाल में फिर भी उसका बचत पहले की तरह है, मतलब अभी भी उसका सेविंग जो है, जो 15 रुपया पहले था अभी भी सेविंग कितना है, 15 ही उसका सेविंग है। तो बताइए उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 120 इनकम है, 15 ही सेविंग अभी भी है उसका, मतलब खर्च कितना हो गया 105 का, पहले 85 खर्च था अब 105 खर्च हो गया। सवाल में ये कह रहा है आपको, तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या है, 85 से 105 वृद्धि कितने का हो गया, 20 का वृद्धि, 85 था उसमें 20 की वृद्धि हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि ही आपको पूछा गया है। 85 में 20 की वृद्धि, 100 में कितने की वृद्धि, 5 से 17, 5 का 20 कितना हो जाएगा 400 बटा 17, कितना आया 400 बटा 17, सॉल्व करके निकालिए।
23.5% आएगा। तो 28 बच गया 2, 751 करके निकाल लीजिएगा। कितना आया उत्तर? 23.5%। कुछ नहीं था, पहले इनकम जो था उसमें 15% बचा रहा था, सेविंग 15, एक्सपेंडिचर 85 हो गया। आप करें 20% की वृद्धि हो जाती है इनकम में, 20 हो जाएगा। बचत पहले ही जैसा ही है, तो बचत पहले 15 तभी बचत 15 का ही है, मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, खर्च कितना हो, 105 खर्च हो जाएगा इसका मतलब है पहले 85 अब 105, वृद्धि कितने का हो गया, खर्च में वृद्धि 20 का कर लिया, प्रतिशत वृद्धि कितने का हो जाएगा, 23.5%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए पूरे एग्जाम में जो सिलेबस शिफ्ट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे परसेंटेज, सबसे अच्छे लेवल का सवाल एक यही सवाल है, सबसे अच्छा लेवल का था। पहले आप लोग इस वीडियो को रोकिए, उस क्वेश्चन को पहले बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा ना, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप क्या सीखे क्या नहीं सीखे, समझ रहे ना। पहले वीडियो को रोकिए, आप खुद से उसको बनाए देखिए, क्योंकि सबसे औसम सवाल यही था। इसमें क्या कर रहा है सवाल देखिएगा, ए बी और सी एक चैरिटेबल ट्रस्ट को कम से 8%, 7%, 9% वेतन, ए बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देखिएगा इसको, ए बी और सी, ये क्या करता है 8% देता है, बी 7% देता है और सी 9% देता है। ए और बी का वेतन समान है, ए और बी का वेतन क्या है आपस में समान है, जितना वेतन होगा समान होगा, तथा दान के बीच का अंतर 259 है, तो दोनों समान है, दोनों का अंतर कितना 1% का अंतर है, यही 1% आपका 259 है। तो खुद सोचिएगा अगर 1% आपका 259 है तो 100% कितना होगा 25900, ये वेतन ए का भी होगा और यही वेतन आपका बी का भी होगा। बात समझ पा रहे हैं हमारी। फिर कह रहा है सवाल में ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फिर कह रहा है यदि ए और बी का कुल दान सी से 1185 रुपया अधिक था, ए और बी का कुल दान 860 कितना होगा, ए और बी का कुल दान कितने का होगा, कुल दान अगर देखा गया तो 15 का होगा, यही 15%, 1% अगर इतना है तो 15, फिर कितना होगा 15 में 135 बच गया 13, 15 5 75, 15 85 3 88, 88 का 8 बच गया 8, फिर 30 30 8 38, ये मतलब ये दान किसका है, ए और बी का, ये क्या निकला, ये आपका दान निकला है, और ये क्या है ए और बी का, ये आपका ए और बी का क्या है, ए का भी वेतन 25900 है, बी का भी वेतन 25900 का, जिसमें ए और बी मिलके दान करता है कितना 3885 का दान करता है। फिर कह रहा है सवाल में ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है ए और बी का कुल दान सी से 1185 अधिक है, ये ए और बी का दान जो है ये सी से अधिक है, इसका मतलब सी का जो दान होगा वो 3885 से कितना कम होगा, 1185 कम होगा, 1185 कम होगा। इसमें घटा के देखिए 00, 8 में से गया 7, 3 में से गया 2, मतलब ये हो गया कि सी का दान कितना हो गया, ये दान है सी का दान कितना हो जाएगा आपका 27, 2700 सी का दान है वो कितना परसेंट के बराबर है 9%, सी का 9% जो है दान वो 2700 है, 1% कितना होगा आपका 300 होगा, तो 100% सी का जो भी वेतन होगा वो 100% सी का वेतन कितना हो गया, तो 30,000 रुपया क्या हो जाएगा, सी का वेतन हो जाएगा, ये सी का क्या हो जाएगा, वेतन हो जाएगा सी का। फिर कह रहा है सवाल में ध्यान से पढ़े, थोड़ा बस यही सवाल था तो हल्का सा बनाने लायक सवाल था। ठीक कह रहा है ए और सी का कुल दान ए बी और सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है कहा गया है, प्रतिशत के बारे में पूछा गया है कि ए बी सी का, कह रहा है ए और सी का जो दान है, ए और सी का जो दान है, दान लिख देते हैं यहाँ पे, ए और सी का जो दान है वह ए बी और सी के कुल वेतन का, ये क्या है वेतन, ए और बी और सी के वेतन का कितना परसेंट है, परसेंट के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, मतलब ए बी सी का कुल वेतन क्या हो, देखिए ए का वेतन 25,900, बी का वेतन 25,900 और सी का वेतन 3,000, तो सबको अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा, ए का वेतन दोनों का ए और बी दोनों को जोड़ 5 दूना 50, 9 दूना 1800, 8 दूना 50, 51, 800 दोनों मिला के ए बी का होगा और सी का वेतन आपका 30,000 है, 30,000 हो गया। और ए और सी का दान, ए का दान ये कितना दान करता है 8% करता है, इसको भी निकाल लेते हैं थोड़ा 8%, 8% कितना होगा 9 8 72 का 2 बच गया 7 और कोई 40 40 47 7 बच गया 4, 8 9 16 16 4 कितना हो जाएगा 16 4 20, मतलब ए का दान जो 8% ये दान करता है वो कितना है, ये दान का आपको दिया हुआ था, ये दान है आपका 2072, मतलब ए का दान आपका 2072 है। सी का दान निकाले होंगे आप यहाँ से 9%, सी का दान कितना आया 2700 आया, सी 2700 करता है, क्रॉस 100, बस यही आपको क्या करना है सॉल्व करके आपको निकाल देना है, सॉल्व करके क्या आएगा, तो कुल वेतन आपका इतना का हो गया, कुल दान इसी का इतना हो गया, तो कुल वेतन कितना हो जाएगा जोड़ दीजिए 000, सबको अगर जोड़ देते हैं तो 000 होगा 000 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5 3 8 81,800, और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा 7 2 7 2 2 2 4 47 72, मतलब 47 72 में 81,800 में इतना, तो 100 पे कितना आपको ये सॉल्व करके निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करके कितना आएगा 47
72/818। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको आएगा 5.8%। सॉल्व करके निकालिएगा, 2 4 से काट छाट लीजिएगा, काट कितना निकलेगा 5.8%। बस यही एक सवाल जो था जहां आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता था। क्या था, ए 8% डाउन करता है, बी 7% करता है और सी 9% करता है। अब कह रहा है ए और सी का वेतन आपस में क्या है, वेतन बराबर है, दोनों का वेतन बराबर है, तो वेतन और अंतर कितने का, 1% का अंतर है, 1% का अंतर आपका 259 है। 100% 25,900 का ए का भी वेतन 25,900 होगा और बी का भी वेतन कितना होगा 25,900 होगा। बात समझ पा रहे हैं हमारी, ए का भी वेतन 25,900, बी का भी वेतन 25,900 हो जाएगा। और कह रहा है और दोनों का जो कुलदान 15% वो कितना निकला 3885। और कुल दान जो है ए और बी का जो दान है वो सी से क्या कर रहा है 1185 अधिक है। इसका मतलब अंतर कितने का हो गया 2700 का अंतर हो गया। अंतर इसका मतलब है सी का दान 2700 हो गया और सी दान करता है 9%, 9% का 2700 है, 1% 300 हो जाएगा। और सी का वेतन अपने आप में 100% वो कितना हो गया 30,000। मतलब ए का वेतन 25,900, बी का भी वेतन 25,900 और सी का वेतन हो जाएगा 30,000। और कह रहा है कि तीनों का वेतन जो है ए और सी के कुल दान का कितना परसेंट है, ए और सी का दान। सी का दान तो पता चल गया 2700 में, पता करना ए का दान। ए 8% दान करता है, 1% अगर 259 है तो 8% कितना हो गया 20/72। दोनों मिला के कुल दान इतना, कुल वेतन इतना। 81,800 में 27/72 है, परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई की, सॉल्व करके लास्ट में कितना मिला 5.8%। यही एक सवाल था जो हमें लगा कि कुछ अच्छे से लेवल का ये सवाल है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट समझ में जोर आया होगा, है कि नहीं, जोर आया होगा। 5.8% है कि नहीं है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करके अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सवाल अच्छे सवालों में से एक था। उम्मीद करते हैं समझ में जोर आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दूसरा सवाल है। एक परीक्षा में पूर्णांक 500 का था, ए ने बी की तुलना में 25% अंक अधिक प्राप्त किए, बी सी की तुलना में ए ने 80%। ए क्या प्राप्त किया है, ध्यान दीजिए, ए के बारे कह दिया ए 80% प्राप्त करता है और कह रहा ए ने बी की तुलना में 25% अधिक, बी के तुलना में बी जितना प्राप्त किया उससे 25% ज्यादा। मतलब बी का कितना परसेंट 125%, बी का 125% ही आपको ये मिलता है। वो कितना मिला 80, 2500 का सॉरी 25 5 125, 2500 का 100, 16 5 80, कितना हो जाएगा बी को, इसका मतलब कितना मिला 16 चौका 64%। फिर कह रहा है सवाल में ध्यान से देखिए, कह रहा है बी ने सी की तुलना में 60% अधिक, बी को क्या मिला है सी से 60% ज्यादा, 60% का ज्यादा मतलब सी का कितना परसेंट, सी से 60% ज्यादा मतलब सी का 160% मिलता है। और किसको बी को जो मिला है सी का 160%, वो कितना है 64 है। जो खत्म 16 चौका 64, इसका मतलब सी को कितना मिल गया आपको 40%। फिर कह रहा है सवाल में सी ने डी के तुलना में 20% कम मिला, डी से 20% कम, डी से 20% कम है सी, डी का कितना परसेंट 80% ही ना होगा सी, 20% कम मतलब डी का 80% सी है। सी कितना आया 40, 40 गुना 80, 2 से कितना हो गया 50। इसका मतलब हो गया डी को कितना नंबर मिला है तो 50% नंबर क्या आया डी को आया, ऑप्शन नंबर सी। वो आपके स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। कुछ नहीं सवाल में था, बस ए को कितना मिला नोट कर लिए। फिर कह रहा बी से 25% ज्यादा, बी का 125% हो जाएगा। बी को जो है सी से 60% ज्यादा, सी का 160% आपका बी होगा। और सी को डी से 20% कम, तो डी का 80% ही आपको सी मिलेगा, क्योंकि सी जो है डी से 20% कम है। डी से 20% कम मतलब डी का कितना परसेंट है 80% है। सॉल्व करके निकाले डी कितना आया 50%। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन दूसरा सवाल है। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 10% कम, सिलेंडर का आयतन जो होता है वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम होता है कितना बताइए पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो आपका कांस्टेंट है, त्रिज्या 2 बार प्रभावित होगा और ऊंचाई 1 बार प्रभावित होगा, ये ना होता है। कह त्रिज्या 10% कम होती है, 10% की कमी इसमें भी होगा, यहाँ भी 10% की कमी होगा। और ऊंचाई में क्या बोला है 20% की वृद्धि होती है, कोई दमी नहीं है। 10% की कमी का मतलब आप कुछ जानते होंगे, 10 में कितने की कमी 1 की कमी, 10 में 1 की कमी और 5 में 1 का वृद्धि। आप इसको निकाल लीजिए, 10 में 1 का कमी, 10 का टर्म 9, 10 वाला 9 और 5 वाला कितना हो जाएगा आपका 5 वाला 6 हो जाएगा। तो त्रिज्या 2 बार था 2 बार आएगा, ऊंचाई 1 बार था 1 बार आया। अब देखिए कहीं अगर कट छट रहा हो तो काट के आप निकाल दीजिए, 2 तिया 6, 2 बचे 10, 25, 25 दे कितना हो गया 250। ये 250 था, 9 9 81, 3 8 तिया 24, कितने की कमी हो जाएगी 7 की। पहले आयतन अगर 250 का था, अब आयतन 243 का हो जाएगा, कमी 7 का, तो प्रतिशत कमी आपको पता करना है। 250 में 7 की कमी तो 100 में कितने की कमी, जो खत्म हो जाएगा 25 25, 5 दूना 10, 7 दूना 14/5 मतलब कितना होगा 5 दूना 10, 2.8% की क्या हो जाएगी कुल बताइए,
माइनस कर दिए ताकि समझ आएगा 2.8% की क्या हो गई कमी हो, कुछ नहीं है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो कांस्टेंट है, कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, आर स्क्वायर एच, आर 2 बार एच 1 बार। 10% की कमी त्रिज्या में 10% की कमी है, 10% की कमी 2 बार हो जाएगा, ऊंचाई में वृद्धि 20% की वो 1 बार होगा। सॉल्व करके फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दिए, इसको सॉल्व करके हम लिख दिए 10 का टर्म में की कमी 9, 10 में की कमी 9, 5 में की वृद्धि 6, सॉल्व करके निकाले कितना परसेंट आया 2.8%। कुछ नहीं था, आसान सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत में कितने % की कटौती कर दे ताकि चीनी पर कोई ताकि खर्च पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च ना हो। मतलब ये हुआ खर्च जितना पहले कर रहे थे उतना ही खर्च भी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको बार बार पहले ही बता चुके हैं। अगर खर्च बराबर हो, अगर खर्च कांस्टेंट हो, जितना खर्च पहले उतना खर्च भी कर रहे थे, आप खुद बताइए। अगर दाम बढ़ा दिया गया और खर्च आपको उतना ही करना है तो वस्तु की मात्रा कम खरीद देंगे। दाम अगर वस्तु का घट जाए और खर्च आपको पहले इतना ही करना है तो क्या करेंगे, आप सामान ज्यादा खरीद लेंगे। मतलब खर्च सामान रखना हो अगर तो दाम बढ़ने से वस्तु कम हो जाएगा और दाम घटने से वस्तु की मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब प्राइस का जो रेशियो होगा उसका उल्टा उसके क्वांटिटी का रेशियो होगा। मतलब मूल्य का रेशियो पहले हम निकाल लेंगे, उसका उल्टा उसका क्या होगा, मात्रा का रेशियो होता है। ये सब कहानी को ध्यान रखिएगा। अगर खर्च समान हो, प्राइस का उल्टा क्वांटिटी, क्वांटिटी का उल्टा प्राइस। मतलब ये हो गया कि खर्च मूल्य का उल्टा हो जाएगा आपका वस्तु की संख्या, वस्तु संख्या का उल्टा क्या होगा, प्राइस का रेशियो। कह रहा है वस्तु का मूल्य जो है 20% की वृद्धि होती है। मतलब पहले अगर 100 था अब वृद्धि होकर नया मूल्य 120 का हो गया, 20 25 120 का 120, 5 6 का रेशियो, तो नया रेशियो क्या होगा। तो क्वांटिटी अगर पहले 6 खर्च कर रहे थे, आप खर्च कितना करेंगे, 5 कमी कितने की हो जाएगी, 1 की, तो प्रतिशत कमी निकालना है। 6 में 1 की कमी, 100 में कितनी कमी, 2 या 6, 2 से कितना हो जाएगा 50, 16.2/3%। इसका मतलब हो जाएगा वो कमी जो होगा वो कितने % की कमी हो गई, 16.2/3%। ध्यान रखना है आपको। अगर खर्च बराबर हो, खर्च पहले इतना ही करना हो तो प्राइस का रेशियो निकाल लीजिए, उसका उल्टा आपका क्वांटिटी का रेशियो। अगर क्वांटिटी दिया हुआ है तो उसका उल्टा प्राइस का रेशियो। कब, जब खर्च आपका बराबर, जितना पहले खर्च कर रहे थे उतना ही अभी भी खर्च कर रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी जैसे कि आपको पहले 30% की वृद्धि होती है, पहले 30% की वृद्धि होती है, फिर 15% की अगले वर्ष कमी होती है। 30% की वृद्धि का मतलब 10 में 3 का वृद्धि और 15, 5 या 15, 5 से 20, 20 में 3 की कमी। संख्या अगर 3 है तो अगले साल 3 बढ़ के 13 हो जाएगा। फिर अगले साल अगर 20 था, 3 की कमी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये ना हो जाएगा आपका 10 में 3 की वृद्धि 13 और इसमें हो जाएगा आपका 20 15% की कमी का मतलब 20 में 3 की कमी, 20 वाला टर्म 17, 20 देंगे कितना हो गया 200 और ये हो जाएगा 17 51 का 1 बच गया 5, 17 5 22 221। मतलब अगर जो संख्या अगर अभी 200 है, 2 साल बाद 221 हो जाएगा। अगर अभी 221 है 2 साल पहले, अगर पहले दे के वर्तमान दे करके पहले का पूछा जाए तो ये वर्तमान, ये पहले, वर्तमान दे के 2 साल का बाद का पूछे तो ये वर्तमान 2 साल का बाद। तो सवाल को देखिए क्या करते हैं। तो लेकिन आप लोग परसेंटेज अगर हमसे अभी पढ़ रहे हो तो परसेंटेज चैप्टर का 3 क्लास आपको पहले ले चुके हैं, जो थोड़ा अच्छे लेवल का क्लास ले चुके हैं। रिवीजन के तौर पे हाई लेवल का सवाल लिए थे। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको परसेंटेज चैप्टर मिलेगा, उसको एक बार जरूर बना जाइएगा टोटल चैप्टर को, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से वहां बताएं आप परसेंटेज के बड़े बड़े सवाल को शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, इसको सीख सकते हैं वहां पे आप। देखिए यहाँ कह रहा है सवाल में वर्तमान इतना है 2 वर्ष पहले, मतलब क्या होगा 2 वर्ष पहले है, इसका मतलब क्या बन जाएगा आपका, ये वर्तमान हो जाएगा और ये होगा 2 वर्ष पूर्व। ये क्या हो जाएगा आपका 2 वर्ष पूर्व। अगर ये वर्तमान देता 2 वर्ष बाद तब ये वर्तमान, ये 2 वर्ष बाद। वर्तमान दिया है 2 वर्ष पूर्व का पूछा है। आप खुद सोचिए यहाँ पे कि 2 2 1, यही आपको कितना दिया हुआ है 11 0 50, एक कितना होगा 5 बार में खत्म 50। पूछा है कि वर्तमान जनसंख्या कितना है 2 वर्ष पहले, वर्तमान ये था 2 वर्ष पहले 200 था, 200 निकाल देना है। कितना होगा 000, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा। मतलब ये है उस शहर की जो है बट 2 वर्ष पहले जनसंख्या जो था वो कितना था, तो 10,000 था। समझ गए, कोई बात, बस वृद्धि लिख दिए, क्रॉस पर डाले ये। अब बस ध्यान नहीं देना है, वर्तमान दे और बाद का पूछे तो ये वर्तमान ये बाद, अगर वर्तमान दे 2 वर्ष पहले का पूछे तो ये वर्तमान ये 2 वर्ष पहले, बस इसका ख्याल रखिएगा। और इस तरह का सवाल आपको हम परसेंटेज RS इकबाल बुक का शोषण जो करवाए हैं उसके अंदर परसेंटेज चैप्टर के पार्ट बी में आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवाए। एक बार वहां जाकर आप लोग देखिए ताकि आपके सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पूरा विश्वास रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस सवाल बहुत अच्छा सवाल है। 25 लीटर में 30% शराब है तो वाइन जो है 25 लीटर में 30% है, 30/100, 2500 का 100, 2 दूना 4, 2 से 15, मतलब कितना लीटर शराब हो गया इसमें 15/2 लीटर शराब है। 25 लीटर में अगर 30% शराब का मतलब कितना 15/2 लीटर है। अब अगर इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में शराब की मात्रा, वाइन की मात्रा क्या है, तो नए मिश्रण में शराब कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। वाइन, शराब का मतलब वाइन लिख देते हैं यहाँ पे।
वाइन। देखिए 25 लीटर तो मिश्रण पहले से था, 5 लीटर पानी मिलाए, अब नया मिश्रण कितने का होगा? 25 5 30 का होगा, मिश्रण तो 30 का हो जाएगा, लेकिन मिला तो पानी रहे थे, शराब जितना पहले था उतना शराब तो अभी भी था। शराब पहले था कितना? 15/2 लीटर। शराब की मात्रा नहीं ना बढ़ेगी, पानी मिलाएंगे तो मिश्रण बढ़ जाएगा, लेकिन शराब अभी भी उतना ही है। शराब 30 बन जाएगा, लेकिन मिश्रण 30 का होगा, शराब उतना ही है। तो 100 में कितना? सॉल्व कर दिए, हो जाएगा 15/2 गुना 25 5 कितना? 30 गुना 100, 15 दूना 30, 2 2 खत्म, 2 से कितना? 25। इसका मतलब हो जाएगा कि नए मिश्रण में जो है, नए मिश्रण में शराब कितना परसेंट हो जाएगा? नए मिश्रण में जो शराब वाइन है वो कितना परसेंट है? तो 25% है। उम्मीद करते हैं आपको समझ सवाल में जो रहा होगा। लेकिन नेक्स्ट सवाल, एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के उपस्थित नहीं हुए। टोटल स्टूडेंट आप जानते हैं 100% है। इस 100 में से 4% उपस्थित नहीं हुआ, उपस्थित हुआ कितना? 96%। जो 96% उपस्थित हुआ उसमें 10% उत्तीर्ण नहीं हुआ। जो उपस्थित हुआ परीक्षा में उसमें 10% फेल कर गया, पास कितना हुआ? 90%। और जो पास हुआ उसमें से 50% को डिस्टिंक्शन अंक मिला। पर जो पास हुआ उसमें 50% को डिस्टिंक्शन मिला। इसका और कह रहा है 400 छात्र ने केवल परीक्षा उत्तीर्ण की और 432 छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कह रहा है कि 50% छात्र को डिस्टिंक्शन मिला, पास वाले में 50% को डिस्टिंक्शन मिला। इसका मतलब 50% केवल पास किया, इसका 50% जो है वो केवल पास है। और ये पास आपको दिया हुआ है कितना? 432। ये पास कितना हो गया? 432 तो पूछा है, लेकिन वही ना बोले 432 पास कितना होगा? 432। अब यही निकालना है आपको, डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 से हो जाएगा यहाँ पर 20। देखिए 9 से काटिए, 9 9 चौका 36, 9 8 72, 48 दूना 96, 2 से हो जाएगा 10। यानी 1 यूनिट अगर 10 है तो 100% कितना हो जाएगा आपका? 1000। इसका मतलब है कि वहां पर कितना छात्र था? सब मिला के 100 था, कुछ दम भी नहीं था। फिर समझिएगा, टोटल छात्र 100, उस 100 में 4% परीक्षा दिया है, 96% परीक्षा दिया। जो दिया उसमें 10% फेल कर गया, पास कितना हुआ? 90%। जो पास हुआ उसमें 50% को डिस्टिंक्शन मिला। इसका मतलब 50% क्या? 50% को डिस्टिंक्शन मिला, 50% केवल पास किया। जो पास किया 50% वो होगा जिस डिस्टिंक्शन मिला, और 50% वो है जो पास तो किया लेकिन डिस्टिंक्शन मार्क्स उसको नहीं मिला। तो 50 में कितने को नहीं मिला डिस्टिंक्शन? 50% को। 50% को मिला मतलब 50% को नहीं मिला। जो नहीं मिला उसकी संख्या कितना है? 432 है। सॉल्व करके निकाले, टोटल विद्यार्थी कितना हो गया? 1000। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक प्राप्त किए और 16 अंक से फेल हो गई। टोटल मार्क्स आप जानते हैं 100% होता है। कर 31% मिला और 16 अंक से फेल हो गई, मतलब 16 अंक और आता तो पास होती। फिर कह रहा है सुनीता 40% अंक प्राप्त की और वह पास होने से 56 नंबर अधिक आया। अगर 56 नंबर इसको कम आता तो ये भी केवल पास करती। अगर इसको 16 नंबर अधिक आता तो ये पास हो जाती। और इसको अगर 56 नंबर कम आता तो केवल पास करती। ये भी पास नंबर, ये भी पास नंबर। सॉल्व करके निकाल दीजिए। 9% बराबर कितना हो जाएगा? 72। 1% हो जाएगा कितना आपका? 9 8 72। तो सवाल में पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको सवाल ये पूछा है पास करने के न्यूनतम अंक क्या? 1% अगर 8 है, या तो 16 निकाल दीजिए, या तो 31% निकाल दीजिए, या फिर 40% निकाल दीजिए। हम क्या करते हैं? 40 निकाल देते हैं। क्यों करना हमें आसान? 30 निकालिए, 30 निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, जिससे निकालना है। 8 या 24 मतलब क्या है? 248 नंबर। 31% का मतलब हुआ 248। अगर 248 नंबर लाता है तो उस पर नंबर से फेल ना हुआ था। इसका मतलब है कि पास मार्क्स कितना होगा? 248 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 8 4 बच गया 4 1 5 1 6 और ये हो जाएगा 2। इसका मतलब है पास मार्क्स कितना होगा? 264। या आपकी इच्छा हो तो 40% निकाल दिए, 40% निकाल करके 832 320 आएगा। 320 में 56 घटा दीजिए, आ जाएगा 264 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी? कुछ नहीं करना है। टोटल मार्क्स 100, 31% लाया, 16 से फेल, 16 और लाता तो पास होता। 40% लाया, जो 56 ज्यादा था, 56 कम लाता तो भी केवल पास रहता, दोनों पास होता। सॉल्व करके निकाल दिए, 264 आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी हो जाती है, क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, त्रिज्या में 2 बार परिवर्तन। 11% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। दोनों में 11 कमी, 11% की कमी मतलब 100 में 11 की कमी मतलब कितना? 89। 2 बार है, 100 वाला टर्म आपका 89। ये कितना हो जाएगा आपका? 1 पे कितना जीरो? 4 जीरो। और 89 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा? 79291 मतलब 1000 में इतना घट के कितने की कमी हो गई? तो घटाइए इसको, कितना हो जाएगा? 20। और ये हो जाएगा आपका 20 पॉइंट देखिए घटा के कितना आ रहा है? 20 पॉइंट कितना होगा? 2079। 10,000 में 7,930 घटाएंगे 2,719। इसका मतलब हो गया 1,000 में इतने की कमी, तो 100 में कितने की कमी? निकाल दीजिए,
माइनस प्रतिशत कमी। अब वो आ सकता था जो दो जो यहाँ घटाएंगे, दो जो घटा के लिख सकते थे आप यहाँ पे 2 28 क्योंकि 100 पे निकालना है, 10,000 में इतना 100, लेकिन अगर पूरा लिखना है लिखिए 10,000 में कितने की कमी 2079, तो 100 पे कितने की कमी, डबल जीरो कैंसिल आउट, उत्तर कितना हो गया 20.79, 20 कितना हो जाएगा 79। ये पूछा गया है आपको बताएं कि कुल कितने % की कमी होगी, तो 20.79% की कमी। 10,000 में इतना, यहीं पे आप मेंटली करना चाहिए था आप लोगों को कि 4 जीरो हमको 100 पे निकालना है, 2 जीरो यहाँ हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ भी हट जाएगा, आपका कितना होगा 20 समझ गए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में जो रहा होगा। बस ये याद होना चाहिए एरिया बराबर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनु जो है अपने इनकम का 68% खर्च करता है। इसका मतलब है सॉरी इनकम अगर 100 है तो उसका एक्सपेंडिचर है 68, इसका मतलब सेविंग कितना हो गया 32। अब कह रहा है उसके इनकम में 20% की वृद्धि होती है, नया इनकम 120 और और उसका सेविंग जो है ना, सेविंग में 9% की वृद्धि किया है, पहले 32 था, 9 का वृद्धि 109/100, 4 8 32, 4 से 25, 8 9 8 72/25। इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना है उसका बताइए, 100 और 120 इनकम था, इतना सेविंग था, एक्सपेंडिचर कितना होगा हटा देंगे इसको, हो जाएगा 3000 माइनस 872/25 बराबर हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये बराबर हो जाएगा आपका 21 28 बटा कितना हो जाएगा 25। पहले एक्सपेंडिचर इतना था, अब नया एक्सपेंडिचर इसका इतना होगा, तो वृद्धि कितने का हुआ, हमें वृद्धि पता करना है। 68 में कितने की वृद्धि, इसमें इसको घटा देंगे तो ना वृद्धि पता चलेगा, 25 68 ये हो जाएगा आपका कितना 3025 है ना, 25 68 कितना हो जाएगा आपका 25 ये हो जाएगा 21 28 माइनस 25 से काटेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 7 1700 बटा 25 गुना 100, 2500 का 100, 4 से 1700 का 68 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 428 बटा 17। इसका मतलब हो जाएगा 25.1% समथिंग करके आएगा, सॉल्व करके निकालिए, 17 में भाग करेंगे 25.1%, इसका लगभग में कितना परसेंट हो गया, उत्तर आपका 25% आपका क्या हो गया उत्तर। कुछ नहीं करना है, पहला इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग निकाल ले, इनकम में वृद्धि है और सेविंग में भी वृद्धि है, निकाल दिए, इतना इनकम इतना सेविंग, बचाया कितना, इसका खर्च कितना किया इतना, पहले इतना खर्च अब इतना खर्च, वृद्धि कितने का, तो घटाए जो वृद्धि हुआ 68 में इतने की वृद्धि, 100 में कितने की वृद्धि, आपका उत्तर कितना है 25.1% करके आएगा, क्योंकि आंसर आपका 25% में दिया होगा, लगभग वैल्यू कितना आ गया 25% आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है किस संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए 25% की वृद्धि का मतलब 4 में 1 का वृद्धि, मतलब कोई संख्या अगर 4 था उसमें 1 की वृद्धि, नया वैल्यू क्या होगा, पहले वाले का कितना गुना 4 था वो अब 5 हो जाएगा, पहले वाले का कितना गुना होगा 5/4 गुना, बस ये पूछा गया, कोई दम नहीं था इसमें, समझ गए ना। कह रहा है 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि का 4 में 1 का वृद्धि का, कोई पहले 4 था अब कितना होगा 5, मतलब पहले वाले का कितना गुना हो जाएगा 5/4 गुना। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 15 क्या होगा, कह रहा है 15 नंबर में कि रवि ने परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किया, 72% अंक प्राप्त किया, वो कितना था 360 था, 1% 72% 360, तो अधिकतम अंक क्या, अधिकतम अंक कितना होता है 100%, कितना हो जाएगा 500। ये पूछा गया सवाल में कि उसका मैक्सिमम नंबर कितने का एग्जाम हुआ था, मैक्सिमम 500 का एग्जाम हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 20% और 15% के दो क्रमिक छूट का, 20% और 15% दो क्रमिक छूट का एक छूट क्या होगा, या तो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं x + y - x * y 100%, लेकिन वो मत कीजिए क्योंकि जब फ्रैक्शन वैल्यू देगा तो फंस जाएगा परेशानी में। 20 25 100, 5 में 1 का कमी और 5 दिया 15, 20 20 में 3 का कमी, 5 का टर्म आपका 4 हो जाएगा और 20 का टर्म आपका 17 हो जाएगा, 20 25 100, 17 चौका 68, पहले अगर 100 था 68 हुआ, कमी कितने का हो गया, इसमें कमी आपका कितने का हो गया 32%, कमी 32 का ना हुआ, पहले 100 था वैल्यू, अब उसका 2 बार छूट के बाद दाम मसर का हुआ, छूट कितने का 32 का, क्योंकि 100 पे ही छूट है, इसका मतलब प्रतिशत छूट कितने होगा, प्रतिशत छूट जो हो जाएगा वो कितने का होगा 32%, क्योंकि छूट ही आपको किस पर दिया हुआ है 32 पे दिया, 100 पे ही है, 100 में 32 का छूट है, छूट कितना परसेंट 32%। कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन ये तरीका सीखने के बाद ना फ्रैक्शन वैल्यू भी दिया रहेगा, परेशानी नहीं होगा, और आप फॉर्मूला लगा देंगे ना x + y - x * y 100%, ये तो ठीक है, लेकिन ये कब काम करता है जब होल नंबर होता है, अगर यहीं पे कोई फ्रैक्शन वैल्यू दिया टफ सा तो फिर यहाँ पे आप परेशानी में पड़ जाए। एग्जाम का मेथड ये नहीं, एग्जाम का मेथड ये है, इसका प्रयोग कीजिए, तो छूट कितना हो गया 32%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, पता लगाएं कि एक ही बजट बनाए रखने की बजट का मतलब क्या हुआ, जितना खर्च पहले कर रहे थे उतना खर्च अगर अभी भी हम कर रहे हैं तो खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, मतलब जितना खर्च हम पहले कर रहे थे उतना ही खर्च हमें उतना ही करना है। अगर वस्तु का दाम बढ़ जाए, अगर खर्च पहले इतना करना है सामान कम खरीदेंगे, अगर वस्तु का दाम घट गया और खर्च हमको पहले इतना ही करना है सामान ज्यादा खरीद लेंगे। मतलब क्या, अगर खर्च समान हो तो प्राइस के बढ़ने से
खपत हमारा घट जाएगा और खपत के घटने से खर्च हमारा बढ़ जाएगा। बस यही समझना, अगर खर्च हमारा कांस्टेंट हो तो प्राइस अगर बढ़ गया तो खर्च हमारा घट जाएगा, खपत जो का घट जाएगा। अगर वस्तु का दाम घट गया तो खर्च हमारा तो खपत क्या करेंगे, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है वस्तु के मूल्य में 20% की क्या हुई है, वस्तु की 25% की वृद्धि हुई, मतलब प्राइस जो है 100 से बढ़ के कितना हो गया 125, और 125। इसका मतलब प्राइस अगर 4 से 5 हुआ तो मात्रा जो होगा, कंजप्शन जो होगा, खर्च जो होगा हमारा खपत, वो 5 से 4। अगर पहले 5 खपत कर रहे थे अब 4 की खपत करेंगे, कितने की कमी, 1 की कमी, तो प्रतिशत कमी, 5 में 1 की कमी, 100 में कितने की कमी, कितना हो जाएगा 20%। इसका मतलब हो गया उत्तर कितना हो जाएगा आपका 20%। कुछ नहीं था, इसको समझना। ऐसा सवाल जो है ना, ये सब सवाल जो है 12 एग्जाम में आता है, क्योंकि यहाँ पर तो आपका खपत था कि अगर खपत बराबर है, कभी ये होगा कि मूल्य वृद्धि होने से खपत में कितने की कमी कर दे ताकि खर्च में मात्र इतने की वृद्धि हो, तो वो भी सवाल बनता है। वो सवाल जब परसेंटेज चैप्टर में आप लोग को हम पढ़ाएंगे, और परसेंटेज का सवाल आपको हम बार बार बता रहे हैं कि प्लेलिस्ट में जाइए, आर.एस. अग्रवाल बुक के सॉल्यूशन के अंतर्गत परसेंटेज चैप्टर को पढ़ाए हैं, पार्ट भी पढ़ाए हैं, केवल हम हाई लेवल सवाल को ही बताएं, इस लेवल हम नहीं बताते हैं, हाई लेवल सवाल को ही बताएं। उसके तीनों पार्ट को आप एक बार देख लीजिएगा। इस तरह का सवाल बहुत यूनिक मेथड से आप लोग को बताएं हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग वहां पर जरूर देखिएगा, क्योंकि सब सवाल जो होता है ना बहुत ही हाई लेवल का सवाल है, लेकिन इस तरीके से बनाया जाए तो मेंटली आपका बन जाता है। तो इस तरह से कुल मिला के 17 सवाल आए थे एग्जाम में, सीजीएल 2019 के एग्जाम में कुल मिला के 17 सवाल आए थे, जिसका सोल्यूशन हम आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से बेस्ट चैनल पे आपको करवाएं। इस तरीका जो है एग्जाम का तरीका है, और कोई तरीका आप मत कीजिए, केवल एक ही तरीका, देख रहे हैं एक ही रेशियो तरीका, देखिए सब जगह रेशियो से काम कर रहे हैं। इस तरीके को अगर आप सीख लिए ना, तो याद रखिए एग्जाम में आप बड़े से बड़े सवाल को चंद सेकंड में बना देंगे। अगर आपको हमारा क्लास आज पसंद आया हो और आपके आज क्लास में आपको कुछ यूनिक सा मेथड सीखने का मौका मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना सपोर्ट हमें जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।